हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? हम लोग बहुत टाइम बाद स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। अपना जो क्रैश कोर्स है केमिस्ट्री का, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्रैश कोर्स बेसिकली नीट, जेई और बोर्ड्स एग्ज़ाम तीनों के लिए है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से हम लोग बोर्ड्स एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम को कैंसलेशन और पोस्टपोन का जो बात है वो सब हम लोग ट्रेंड किए जा रहे थे। बट फ्रेंड्स, एक्चुअल में है कि स्टडी तो मस्ट है, स्टडी कंटिन्यू करते रहना है। एग्ज़ाम तो आपको कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा, वो बात का ही जब अपडेट आ जाएगा तब पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना हम लोग ना सोच के जो भी हम लोग का जो स्टडी है उसको हम लोग इम्पोर्टेंस देख के हम लोग आगे स्टडी हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फ्रेंड्स, ये तीनों पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल से, क्योंकि फिजिकल में आपका न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, ये दोनों चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा। नाइन्थ में आपने पढ़ा था गैसेस स्टेट। जी हाँ फ्रेंड्स, नाइन्थ में आपको याद होगा, तो नाइन्थ में गैसेस स्टेट हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद टेंथ में लिक्विड। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी 11th में आपने लिक्विड स्टेट पढ़ा था, लेकिन 12th में आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। तो फ्रेंड्स, बेसिकली सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, ये तीनों ही स्टेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तीनों के नेचर काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, और तीनों के जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है तीनों का जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर नहीं है। तो फ्रेंड्स, वो तीनों में से आपको पता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड एक ठोस पदार्थ होता है और गैस आपका द्रव्य होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट, यानी फिजिकल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग फिजिकल पार्ट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट काफ़ी बेसिक चीज़ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि नीट और जेई और बोर्ड एग्ज़ाम ये तीनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होगा नीट एग्ज़ाम में सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन आए थे और जेई मेंस में भी 2 क्वेश्चन आए थे। आपको याद है तो काफ़ी इजी क्वेश्चन में आए थे। ये जब से एनटीए ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया है तब से क्वेश्चन इतने इजी आए हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। जिस टाइम सीबीएसई कंडक्ट करते थे तो हम लोग पर्टिकुलर जो हम लोग सोचते थे कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, लेकिन एनडीए जब से कंडक्ट करने लगी है तब से आपको कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। जो आप चाहते हैं कि ये स्किप करना है, तो फ्रेंड्स वो गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि जब से एनडीए कंडक्ट करने लगा है तब से हर एक छोटा से छोटा पॉइंट को वो देख रहा है। क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वो एक एग्जामिनर की तरह सोचना है, क्योंकि ये वो जिस तरह से क्वेश्चन देंगे आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो फ्रेंड्स, आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप एनसीईआरटी रीड करें तो प्लीज़ आप लाइन बाय लाइन स्टडी करें, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको आप अंडरलाइन कीजिए। कलर बॉक्स का पेन आता है, उससे आप अंडरलाइन किया कीजिए, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ें तो बस आप जो अंडरलाइन किए हुए हैं मेन पॉइंट, बस उसको आप रीड करें। जिससे होगा कि आपको पूरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार ही पूरा बुक को आप स्टडी कर लेते हो तो नेक्स्ट टाइम आपको पूरा बुक रीड करने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ, केमिस्ट्री में आपको पता, केमिस्ट्री में हर चैप्टर में एक इंडेक्स दिया हुआ रहता है, ठीक है। इंडेक्स आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आए हुए हैं इंडेक्स से। जी हाँ फ्रेंड्स, जेई में अगर आपको याद होगा तो जेई मेन में क्वेश्चन आया था इंडेक्स के बीच में से। आपको याद होगा क्वेश्चन था एंगल का। सॉलिड स्टेट में एक इंडेक्स है जिसमें दिया होता A = B = C, एंगल पूछा गया था।
हाँ, और उसका शेप टेट्रागोनल होगा, ये सब वो इंडेक्स, उससे क्वेश्चन एक पूछा गया था जो कि काफ़ी इजी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सब मेन पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी आपका रिवीजन पॉइंट है। क्योंकि जो नीट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 1 अगस्त को होने वाला है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बाकी है। तो जितना भी 3 मंथ्स में आपको जितना भी प्रैक्टिस करना है, मोस्टली आपको प्रैक्टिस करना है, एंड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। तो फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट एक बेसिक पॉइंट है स्टडी को स्टार्ट करने से पहले, जो मैंने आपको बता दिया, बस आपको वो सब फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट है क्या? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे सॉलिड स्टेट आखिर है क्या। दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल और बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स। मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रही हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाती हूँ। देखिए, दैट स्टेट ऑफ मैटर in which that states of matter in which constitute particle or bonded with strong force। सॉलिड स्टेट किसको बोलते हैं? दैट स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल और बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स। यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स से बॉन्डेड होता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स बनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। लाइक एग्जांपल में आप लीजिए पेन। ठीक है, ये जो पेन है ये आपका सॉलिड है। ठीक है, ये पेन आपका सॉलिड है, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट इसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है। ठीक है, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, तो ये आपका सॉलिड हो गया। ठीक है, तो दैट स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल और बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। आपको समझ में आएगा सॉलिड स्टेट किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या लिख रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पहला प्रॉपर्टी है इसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर डेफिनिट। सॉलिड स्टेट का जो पहला प्रॉपर्टीज होता है शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर डेफिनिट। सॉलिड स्टेट का जो पार्टिकल होता है उसका शेप और साइज और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। जैसे एग्जांपल में पेन लीजिए, ये जो पेन है इसका पेन का साइज, शेप और वॉल्यूम सब डेफिनेट होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इस पेन का जो शेप होगा वो एक ही होगा, वो सेम ही रहेगा, जैसा का वैसा है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा, साइज भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इसका जो पार्टिकल है वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूट रहेगा। ठीक है, तो पेन का जो शेप, साइज और वॉल्यूम वो डेफिनेट रहेगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं सेकेंड है हम लोग का कंप्रेसिव
is low. Second is compressively low. Compressively low मतलब ना के बराबर होती है, जो कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि सॉलिड स्टेट को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग पेन ही लेते हैं, क्या पेन को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड में है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ठोस है, ठीक है। सॉलिड को हम लोग कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ना के बराबर होती है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, इसलिए जो इसके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स बनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये सेकेंड पार्ट प्रॉपर्टीज भी। अगला हम लोग देखते हैं थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी लो। फ्लेक्सिबिलिटी इज लो। सॉलिड का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो भी लो होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सॉलिड को हम लोग जब कंप्रेस कर ही नहीं सकते, जो तो उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी लो होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये पेन है, ये जो पेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है। ये पेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे मोड़ नहीं सकते, ठीक है। रबड़ रहता तो उसको हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं और उसको फ्लेक्सिबल यानी ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेन जो है ना, पेन को हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सॉलिड है। क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि काफ़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो पास होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं होता है सॉलिड। अब आपको समझ में आ गया ये फ्लेक्सिबल इज लो। अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी डिफ्यूजन लॉ। इसका जो डिफ्यूजन होता है वो भी लो होता है, ठीक है। इस सॉलिड स्टेट का जो प्रॉपर्टी होता है, यानी उसका सॉलिड का जो डिफ्यूजन होता है वो काफ़ी लो होता है। एग्जाम्पल पे जैसे गैस का जो डिफ्यूजन होता है वो काफ़ी हाई होता है। आपको पता होगा जो गैस का जो डिफ्यूजन काफ़ी हाई होता है। आप परफ्यूम यूज़ करते होंगे, तो परफ्यूम को जब भी आप परफ्यूम का बोतल को ऐसे स्प्रे करते हैं, ऐसे दबाते हैं, तो जो उसका जो लिक्विड होता है, गैस होता है, वो काफ़ी दूर तक डिफ्यूज़ होता है। अगर आप परफ्यूम यूज़ करते हो देखे होंगे, जब भी आप स्प्रे करते हैं तो उसका जो परफ्यूम का जो होता है गैस, वो काफ़ी दूर तक डिफ्यूज़ होता है, ठीक है। उसको जब भी हम लोग स्प्रे करते हैं काफ़ी दूर तक डिफ्यूज़ होता है। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सॉलिड में डिफ्यूजन होता ही नहीं है, सॉलिड में आपका डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगला फिफ्थ, melting point and boiling point is high। सॉलिड स्टेट का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू गैस, ठीक है। सॉलिड स्टेट का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो उसको मेल्ट करने के लिए भी ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और लिक्विड से गैसेस के फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो टेम्परेचर को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग पेन ही एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। पेन हम लोग सॉलिड है तो इसको हम लोग एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। जैसे पेन, इसको अगर हम मेल्ट करेंगे, पेन को अगर हम मेल्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हीट इसको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो काफ़ी पास है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, ठीक है। तो इसको मेल्ट करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा हीट का ज़रूरत होगा। और यही अगर लिक्विड और गैसेस, अगर हम लिक्विड को गैसेस के फॉर्म में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, और ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड स्टेट का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं सिक्स्थ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कंडक्टर्स जो होता है वो गुड होता है,
कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गुड। सॉलिड स्टेट का जो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन। काफ़ी इजी वे मैंने आपको बताया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, और इस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या देखा, शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर डेफिनेट। यानी सॉलिड का जो शेप, साइज और वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, चेंज नहीं होता है। कंप्रेसिवली आर लो, उसका जो कंप्रेसिवली होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑटोमेटिकली लो होता है, क्योंकि जब हम कंप्रेशन नहीं कर पाएंगे तो उसका जो फ्लेक्सिबल है वो कैसे होगा। ठीक है, तो वो भी लो होगा। डिफ्यूजन भी लो होता है। ठीक है, गैस की तरह हम लोग सॉलिड को डिफ्यूज नहीं कर सकते। एंड फिफ्थ इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। सॉलिड स्टेट का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि अगर हम लोग सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हीट का जरूरत होगा। ठीक है, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड। सॉलिड का जो कंडक्टर्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सॉलिड के टाइप्स। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरा होता है अमरफस सॉलिड। ठीक है, सॉलिड इस 2 टाइप होते हैं। सॉरी, मेरे पास अभी एक ही पेन अवेलेबल है, जो ब्लैक पेन था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट होप सो आप लोग मैनेज कर लें। समझना मेन इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। अगर आप समझ लेते हैं तो लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रिटर्न इज डजेंट मैटर, कैसे लिखे हैं, क्या कलर है, वो मैटर नहीं करता। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं मेरा लैंग्वेज मैं किस तरह से पढ़ा रही हूँ, अगर आप अच्छे से गेन कर पा रहे हैं तो वो सब मैटर नहीं करता। तो चलिए देखते हैं सॉलिड। सॉलिड 2 टाइप्स होते हैं, आपको पता होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। सॉलिड इज अ 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड इज अमरफस सॉलिड। ठीक है, सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, सॉलिड स्टेट में हम लोग को मोस्टली क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये दोनों का जो डिफरेंस है क्या है। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट पे चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे, आखिर क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं एंड अमरफस सॉलिड किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों तो मतलब सॉलिड ही है ना, तो किसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, किसको अमरफस सॉलिड बोलेंगे, दोनों के बीच में आखिर क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में देखेंगे, पहले दोनों के बीच में एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाती हूँ कि आखिर ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन का बात करते हैं। आपने मार्बल देखा होगा, जो घर में जो टाइल्स लगाते हैं, या फिर मार्बल आपने वॉल में देखा होगा। ठीक है, दीवार में लगा हुआ रहता है, नीचे तो हम लोग टाइल्स या मार्बल दोनों भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने मार्बल देखा होगा। ठीक है, मार्बल देखा होगा आपने। मार्बल और चौक का एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ। ठीक है, आपने मार्बल देखा होगा। ठीक है, मार्बल और चौक। ठीक है, या फिर मार्बल आप जो कंचा जानते हैं, आप जो मतलब कंचा जानते होंगे ना, जो मतलब खेलते हैं रेनी सीजन में, मतलब कंचा जानते ही होंगे। ठीक है, वो मार्बल या फिर टाइल्स जो हम लोग फ्लोर में बिछाते हैं वो मार्बल, दोनों ही मार्बल हम से कोई एक मार्बल आप इमेजिन कर लीजिए। मैं कंचा, ठीक है, इन्हें हम लोग कंचा बोलते हैं, उसको हम खेले भी, आप लोग बहुत खेले होंगे। ठीक है, कंचा काफ़ी अच्छा लगता है खेलने में। तो फ्रेंड्स चलिए मार्बल, ठीक है, कंचा हम लोग लेते हैं, मार्बल, ठीक है, और एक चौक। ठीक है, चौक एग्जाम्पल में मान लेते हैं। चौक जो हम लोग ब्लैक बोर्ड में हम लोग लिखते हैं ना, चौक, स्कूल में देखे होंगे चौक। ठीक है, वो वाला चौक,
दूसरा चौक नहीं, वो वाला वाइट कलर का जो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। तो कंचा और चौक, ठीक है। ये दोनों यही एग्जांपल से हम लोग क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि दोनों ही सॉलिड है, लेकिन क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मार्बल देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मार्बल का जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और पास पास होता है, ठीक है। इसका जो मार्बल का जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर मार्बल को आप ऐसे तोड़ना चाहेंगे ना ऐसे, तो टूटेगा नहीं। जैसे इसको मैंने पेन, अगर मैं ऐसे इसको बेंड करना चाहूँगी ना ऐसे, तो तुरंत टूट जाएगा। ब्लॉक करेंगे तो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर कंचा या फिर मार्बल, ठीक है, वो वाला मार्बल, अगर मैं उसको अगर तोड़ना चाहूँगी ना तो टूटेगा नहीं, ठीक है। काफ़ी फोर्स लगाने पर वो टूटेगा। लेकिन ऐसे में जो उसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है ना मार्बल का, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है एज कंपेयर टू चॉक। ये दोनों ही सॉलिड होते हैं, ठीक है। मार्बल और चॉक ये दोनों ही सॉलिड में आते हैं, ठीक है। ये दोनों ही सॉलिड में आते हैं। लेकिन जो ये मार्बल आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है और चॉक आपका अमरफस सॉलिड है, क्योंकि मार्बल जो है, मार्बल का जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी पास पास होता है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और काफ़ी पास पास काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आप एक झटके में आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू चॉक। चॉक का जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है एज़ कम्पेयर टू मार्बल, उसके कंपेयर में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा वीक होते हैं, ठीक है। उसके भी पास पास होते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर मैं क्रिस्टल से क्या बोलते हैं मार्बल से करूँ, तो चॉक का जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है वो वीक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मार्बल, ठीक है। तो चॉक को हम इजीली तोड़ सकते हैं। अगर मैं ये पेन को मैं इजीली तोड़ सकती हूँ, लेकिन मार्बल, कंचा या फिर मार्बल, उसको मैं तोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू चॉक, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वही एग्जाम्पल है। मार्बल आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जाम्पल में आ जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है एज कम्पेयर टू वो अमरफस सॉलिड। क्योंकि आगे मैं बताऊंगी प्रॉपर्टीज, आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्रॉपर्टी आप समझ जाते हैं तो दोनों के बीच में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका डिफरेंस। और अमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल आप चॉक समझ लीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड के बीच में एग्जाम्पल के थ्रू डिफरेंस, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पार्टिकल, मार्बल को मैंने लिया एग्जाम्पल में, तो वो जो मार्बल है उसका जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है एज कम्पेयर टू चॉक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल मार्बल एंड चॉक। चॉक भी सॉलिड है, लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है, वो भी पास पास होता है, लेकिन वो थोड़ा वीक होता है एज कम्पेयर टू मार्बल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपका अमरफस सॉलिड आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड का प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या प्रॉपर्टीज है और अमरफस सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ लॉन्ग रेंज, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, सीपी समझ जाएगा। सीपी मीन्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ लॉन्ग रेंज, ठीक है। और अमरफस सॉलिड का शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है। आप बुक में भी आप देख सकते हैं इसका प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो प्रॉपर्टी होता है फर्स्ट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ लॉन्ग रेंज, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है वो, उसका जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज में होता है, ठीक है। लॉन्ग रेंज, इसको समझ जाइए, लॉन्ग रेंज, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है रेगुलर अरेंजमेंट उसका लॉन्ग रेंज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल पे मान लीजिए ऐसे पार्टिकल्स है, ठीक है।
ये पार्टिकल है आपका, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में मैंने आपको समझ आई, ठीक है। ये सब पार्टिकल है आपका, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्टिकल है। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में सब जो पार्टिकल्स है, इसका जो रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। देखिए रेगुलर अरेंजमेंट देख रहे हैं, एक के बाद एक है, एक के बाद एक है, ठीक है। ये रेगुलर अरेंजमेंट पे है, रेगुलर अरेंजमेंट पे है, ठीक है। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आपका लॉन्ग रेंज में जाता है, एस लॉन्ग रेंज में जाएगा, ठीक है, लॉन्ग रेंज में, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट में होता है और इसका लॉन्ग रेंज में होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल फर्स्ट, उसके बाद हम लोग देखते हैं अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड का जो रेंज होता है वो आपका शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का लॉन्ग रेंज होता है और इसका शॉर्ट रेंज। एग्जाम्पल में पार्टिकल, या मान लीजिए ये पार्टिकल 1, ये सब, ठीक है, शॉर्ट रेंज होता है। अब ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि मैंने रेगुलर अरेंजमेंट और लॉन्ग रेंज क्यों बोला है, ठीक है। देखिए पहले यहाँ से समझाती हूँ फिर से। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ लॉन्ग रेंज, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट में होता है, ठीक है। देखिए एक के बाद है, एक के बाद एक के बाद, ठीक है। और इसका जो लॉन्ग रेंज होता है, ठीक है, इसका जो रेंज है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। देखिए लॉन्ग रेंज जा रहा है ना, ठीक है। सेम उसी तरह हम लोग देखते हैं यहाँ पे अमरफस सॉलिड में। देखिए अमरफस सॉलिड का जो रेगुलर, अमरफस सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे ऐसे गोल बनाया ना, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आपका इरेगुलर रेंज, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट रेंज एंड इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। इरेगुलर अरेंजमेंट है अमरफस सॉलिड में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है अमरफस सॉलिड में वो इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर मतलब अरेंज नहीं होता, ठीक है, एक के बाद एक के बाद नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक के बाद एक के बाद फिर एक के बाद फिर ऐसे, ठीक है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है आपका। और अमरफस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट। देखिए एक के बाद नहीं है, देखिए। और ये शॉर्ट रेंज है, देखिए यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ खत्म हो, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये शॉर्ट रेंज में होता है, ये आपका लॉन्ग रेंज में नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ लॉन्ग रेंज होता है, शॉर्ट रेंज होता है अमरफस सॉलिड, या फिर आप इसको इरेगुलर अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप एक बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्टिकल, सेकेंड प्रॉपर्टी, सॉरी, सेकेंड प्रॉपर्टीज आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका होता है ट्रू सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका होता है ट्रू सॉलिड, ठीक है, ट्रू सॉलिड, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो आपका रेगुलर होता है, ठीक है। इसका जो शेप, साइज, वो सब आपका सेम ही रहता है, डेफिनेट रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। जब तक ये अपना शेप चेंज ना करे आप खुद से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका ट्रू सॉलिड हो गया, ठीक है। जब तक आप खुद से चेंज नहीं करें तब तक ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रू सॉलिड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बेसिस पे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आगे हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड पे ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अमरफस सॉलिड में देखते हैं, अमरफस सॉलिड में हम लोग देखते हैं ये आपका स्यूडो सॉलिड होता है, ठीक है, स्यूडो सॉलिड, या फिर आप इसको आप बोल सकते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका होता है ट्रू सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड आपका होता है स्यूडो सॉलिड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्यूडो सॉलिड का एग्जाम्पल आपको पता होगा ग्लास, ठीक है। अगर आपको नहीं पता था तो आपको याद करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी शायद क्वेश्चन आपको पूछा जाए एग्जाम में या फिर बोर्ड में आपको पूछा जाए, ठीक है। क्योंकि स्यूडो सॉलिड का एग्जाम्पल दीजिए, स्यूडो सॉलिड का जो एग्जाम्पल वो आपको ग्लास आएगा। और ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास को हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर कोल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड। टू टाइप्स का क्वेश्चन बन गया ना।
ये प्रॉपर्टी से आपका 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ग्लास क्या है? ग्लास आपका सुपर कोल्ड लिक्विड या फिर सूडो सॉलिड है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड का एक एग्जांपल दीजिए, तो आपका क्या है? ग्लास, ठीक है। ग्लास क्यों सूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपने ग्लास को देखा होगा, ठीक है। अगर आप एक ग्लास लीजिए, ठीक है, आप उसको एकदम अच्छे से देखिएगा, ठीक है। काफ़ी पुराना ग्लास, न्यू ग्लास अगर आप लेते हो तो उसको भी आप अगर अच्छे से देखते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा ग्लास जो है ना, समय के साथ ग्लास का जो थिकनेस है ऊपर से नीचे मोटा होता है, ठीक है। ग्लास का जो थिकनेस है वो ऊपर से जो नीचे होता है ना, समय के साथ साथ ग्लास का जो थिकनेस है ऊपर से नीचे मोटा होता है, यानी नीचे का जो पार्ट होता है वो आपका मोटा होता है, ठीक है। वो आपका मोटा होता है और ऊपर आपका पतला, ठीक है। समय के साथ साथ ग्लास का जो थिकनेस है ऊपर से नीचे आपका मोटा होता है, ठीक है। यानी नीचे आपका मोटा होगा और ऊपर आपका पतला होता है, ठीक है। अगर आपने गौर नहीं किया है तो आप एक बार ग्लास, आपके घर में अगर पुराना ग्लास हो तो उसको आप एक बार देखिएगा, ठीक है, गौर से देखिएगा। ग्लास का नीचे का जो पोर्शन होगा वो आपको देखने को मिलेगा, उसका जो थिकनेस है वो आपका मोटा होगा। ग्लास का नीचे का जो थिकनेस है वो आपका मोटा होगा, ठीक है। और ग्लास का जो ऊपर वाला जो भाग होगा, ऊपर का जो पार्ट होगा एक ही होगा। ऊपर में देखिएगा ना, ऊपर, ठीक है, वो जगह आपको थिकनेस आपका जो है पतला मिलेगा और नीचे आपको मोटा मिलेगा, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। अगला हम लोग देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है शार्प, ठीक है, काफी ज्यादा शार्प, क्लियर होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। जैसे सपोज मैं कहूँ कि कोई क्रिस्टलाइज सॉलिड को 120 डिग्री सेल्सियस में, सपोज मैं कहूँ कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर 120 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाए तो वो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में टेम्परेचर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो फिक्स होता है जब तक मैं उसका शेप को चेंज नहीं करती हूँ, ठीक है। समझ जाइए, ठीक है, समझ जाइए एक बार। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, ठीक है। सपोज कीजिए जब तक कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मैं 120 डिग्री सेल्सियस में अगर हीट करना चाहूँ, मेल्ट करना चाहूँ, तो वो मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप जब तक चेंज नहीं करती हूँ तब तक वो 120 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट होगा, ठीक है। अगर मैं चेंज कर लेती हूँ उसका शेप तो 120 डिग्री से कम हो सकता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा हो सकता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। अगर मैं शेप चेंज करूँगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका शार्प होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अमरफस सॉलिड, ठीक है। अमरफस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट अमरफस solid highest melting point in range of temperature 110 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए अमरफस सॉलिड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इस रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अमरफस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका जो रेंज का टेम्परेचर वो चेंज होते रहता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आपका शार्प होता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। जब तक आप उसका शेप को चेंज नहीं करते हो तब तक मेल्टिंग पॉइंट का भी चेंज नहीं होता। लेकिन अमरफस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर वो चेंज होता रहता है, क्योंकि उसका शेप जो है वो कभी 110 डिग्री सेल्सियस होगा तो कभी अचानक से 200 डिग्री सेल्सियस, यानी उसका कोई फिक्स नहीं होगा टेम्परेचर, ठीक है। जैसे प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक जो है ना वो आपका अमरफस सॉलिड होता है। आपको पता होगा प्लास्टिक इज अ अमरफस सॉलिड, ठीक है। प्लास्टिक इज अ अमरफस सॉलिड, ठीक है।
प्लास्टिक एक अमरफस सॉलिड होता है। जैसा कि प्लास्टिक जब हम मेल्ट करते हैं तो वह पहले नरम होता है, ठीक है। जब हम प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं तो वह पहले नरम होगा, देन वो लिक्विड में होगा, ठीक है। जब हम लोग प्लास्टिक को मेल्ट करेंगे तो पहले नरम होता है, देन वो लिक्विड में चेंज होता है, लेकिन सेम टेम्परेचर में नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने शायद अगर आपने कभी भी मतलब कभी भी प्लास्टिक को अगर मेल्ट किया हो, जलाया हो, तो आपने देखा होगा प्लास्टिक ना धीरे धीरे नरम होता है, ठीक, सिकुड़ता है, ठीक है। जब भी आप प्लास्टिक को ऐसे मेल्ट करके जलाते हैं तो प्लास्टिक मेल्ट होता है, सिकुड़ता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, ठीक है। देन वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है। लेकिन प्लास्टिक से लेकर मेल्ट होने से लेकर लिक्विड तक चेंज होने में उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं रहता है। प्लास्टिक को मेल्ट करने से लेकर लिक्विड के ट्रांसफॉर्मेशन तक उसका जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। कभी 110 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो प्लीज़ आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि प्लास्टिक को अगर आपने नहीं जलाया तो एक बार आप जला के देख सकते हैं। आप उसको एक बार मेल्ट कीजिए तो देखिएगा धीरे धीरे वो सिकुड़ता जाएगा, क्योंकि गर्म होता है, उसका जो टेम्परेचर वो चेंज होते रहता है, ठीक है, चेंज होते जाते हैं, देन वो लिक्विड में लास्ट फाइनली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, ये आपका अमरफस सॉलिड, ठीक है। सबसे पहले लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अनआइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। इसको सीधा कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। एंड फोर्थ अमरफस सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अनआइसोट्रोपिक इन नेचर एंड आइसोट्रोपिक इज अमरफस सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रोपिक इन नेचर क्यों है और अमरफस सॉलिड आइसोट्रोपिक इन नेचर क्यों है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनआइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। अनआइसोट्रोपिक का जो नेचर है वो आपका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, डिफरेंट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड, ये जो दो पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड में या फिर नीट और जेईई, ये दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पूछा भी जाएगा। तो काफ़ी इसको आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए, इसको तुरंत याद हो जाना चाहिए, ठीक है। दोबारा आपको भूलना नहीं है, ठीक है। स्टार मार्क लगा दे रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। क्यों अनआइसोट्रोपिक इन नेचर होता है? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अनआइसोट्रोपिक इन नेचर यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। क्यों होता है अनआइसोट्रोपिक इन नेचर? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रोपिक इन नेचर क्यों होता है? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंट डायरेक्शन होता है इन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अनआइसोट्रोपिक इन नेचर क्यों होता है?
डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन का डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं अमorphous सॉलिड। अमorphous सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्यों होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। एंड अमorphous सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक इन नेचर क्यों होता है? क्योंकि अमorphous सॉलिड का सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में इसका फिजिकल सेम रहता है, ठीक है। ये दोनों, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड का ये दो डिफरेंस आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप इसको याद कर ले, तुरंत अभी याद कर लें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अगर आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। क्यों होता है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अमorphous सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट फिजिकल है और डिफरेंट डायरेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अमorphous सॉलिड में जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, लेकिन अमorphous सॉलिड में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने स्टार मार्क कर दिया है, इसको आपको याद करना। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा भी जाएगा, ठीक है। आपको मैं जितना भी स्टडी करवा रही हूँ, जितना भी अभी मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, एक मतलब आप समझ लीजिए मैं आपका रिवीजन ही करवा रही हूँ, ठीक है। 1 अगस्त को आपका नीट का एग्जाम है, मे भी आपका बोर्ड एग्जाम हो, क्योंकि अभी कोई भी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है आपका बोर्ड एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर आपको रिवीजन करना है तो देन ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है आपका NaCl एंड क्वार्ट्ज, KCl एंड ZnS, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एंड 5 अमorphous सॉलिड का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, रबर एंड ग्लास, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल अमorphous सॉलिड का है। अमorphous सॉलिड का एग्जाम्पल रबर एंड ग्लास, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल NaCl, क्वार्ट्ज, KCl एंड ZnS, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से आपको रिपीट करा दे रही हूँ, ठीक है, आज हम लोग क्या क्या स्टडी किए हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे मैं करवाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन, ठीक है, काफ़ी इजी वे में मैंने बताया। दैट स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सॉलिड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टीज शेप, साइज एंड वॉल्यूम और डिफरेंट। सॉलिड का जो डिफिनेट शेप, वॉल्यूम से डिफिनेट होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। कंप्रेसिबली लो होता है, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते इसलिए वो लो होता है। फ्लेक्सिबिलिटी लो, उसको हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं। डिफ्यूजन लो होता है, डिफ्यूजन लो होता है, ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिया है, लाइक अ परफ्यूम, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, क्यों हाई होता है वो भी मैंने आपको बताया। 6 कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड, ठीक है। अगला सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं? सॉलिड 2 टाइप्स का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड। एक से मैंने भी एग्जाम्पल आपको दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने बताया मार्बल और चॉकलेट की, ठीक है। आखिर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है?
अमरफस सॉलिड क्या है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो का फिर से रिपीट करके देख ले, ठीक है। अगला है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको फर्स्ट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ लॉन्ग रेंज, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है ये आपका लॉन्ग रेंज में होता है और रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। देखिए छोटे छोटे पार्टिकल जो होता है वो आपका रेगुलर अरेंजमेंट पे है, सेम रेंज पे है, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो आप अरेंजमेंट देखिए रेगुलर है, ठीक है। एक दूसरे से कोई भी आगे पीछे ऐसे करके नहीं है, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, एक के पीछे है, ठीक है, वैसे होता है। और इसका जो रेंज होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा जाता है, ठीक है। अमरफस सॉलिड आपका जो रेंज होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट रेंज होता है। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है अमरफस सॉलिड का वो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। यानी कभी यहाँ एक पार्टिकल यहाँ पे तो एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ ऐसे, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो आपको शॉर्ट, क्यों, एक पार्टिकल, ठीक है। फिर यहाँ से सब खत्म, फिर दूसरा से स्टार्ट होता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज होता है, लॉन्ग रेंज नहीं होता है। अगला हम लोग देखते हैं ट्रूथ सॉलिड, ठीक है। ट्रूथ सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ ट्रूथ सॉलिड। क्यों होता है आपको भी पता है, क्योंकि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ट्रूथ सॉलिड होता है, ठीक है। एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अमरफस सॉलिड सूडो सॉलिड होता है, या फिर सूडो सॉलिड का सुपर कोल्ड लिक्विड बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया ग्लास, ठीक है। ग्लास को अगर आप समय के साथ आप देखते हैं कि ग्लास का जो थिकनेस है ऊपर से नीचे आप देखते हैं, नीचे जो होता है पोर्शन वो मोटा होता है, ऊपर पतला होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। 120 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करूँ तो उसका जो 120 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट होगा, उसको फिक्स है, ठीक है, जब तक मैं उसका शेप को चेंज नहीं करती हूँ, ठीक है। अगला है मेल्टिंग पॉइंट इज रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। 110 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अमरफस सॉलिड में किसी भी सॉलिड को मैं 110 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस यानी इसका जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको प्लास्टिक दिया, ठीक है। प्लास्टिक को जब भी मैं मेल्ट करती हूँ, ठीक है, मेल्ट करने से लिक्विड के ट्रांसफॉर्मेशन होते तक इसका जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होते रहता है, ठीक है, सेम नहीं होता है। अगला देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अनआइसोटोपिक इन नेचर। क्यों होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क दिया है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जित और अमरफस सॉलिड इज आइसोटोपिक इन नेचर, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। एग्जाम्पल इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का NaCl, क्वार्ट्ज, KCl, ZnS, ठीक है। अमरफस सॉलिड रबर, ग्लास। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैं बता दूँ सॉलिड स्टेट आप लोगों को मैं बहुत इजी वे में पढ़ाने वाली हूँ, ऐसा इजी वे में जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। किताबी कीड़ा नहीं कि किताब में जो है वही पढ़े, ठीक है। मैं भी रीड करके आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको मैं कोमल लैंग्वेज एंड इजीली लैंग्वेज में आपको रीड मतलब करवाऊंगी, ठीक है, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड स्टेट का क्लियर हो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको सिर्फ बोलना चाहूँगी कि सॉलिड स्टेट हम स्टार्ट कर दिए हैं आज से, ठीक है हम लोग। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है उसको आप एक बार फिर से आप रिवीजन कर लें, ठीक है, रिवीजन कीजिए। एक बार आप सॉलिड स्टेट का चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड कीजिए, ठीक है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, उसको आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। उससे होगा क्या, जब आप मेरा वीडियो देखेंगे या फिर आप समझेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि मैंने जितना भी यहाँ पे लिखा है ना सब बुक से ही है, बुक में ही अवेलेबल है, लेकिन मैंने आपको ईजी वे में बताया, ठीक है। बुक में जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको ईजी वे में बताया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का लेसन आपको समझ में आ गया, काफ़ी मज़ेदार आया। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए, क्योंकि रिवीजन मैं कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम लोग रिवीजन करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद से करवाऊंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, जिससे आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन वो आपको स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्लीज़ आप कंटिन्यू करते रहिए स्टडी, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आप देख लीजिएगा, इसका प्रॉपर्टी वगैरह, इसका एग्जाम्पल, ठीक है।
ये सब आप देखिएगा, ये सब रीड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में लोग टाइप ऑफ क्रिस्टल एंड सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आया हो, और एक बार रीड कर लीजिएगा चैप्टर को, ठीक है, जिससे आपको और भी ज़्यादा, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे टाइप ऑफ क्रिस्टल एंड सॉलिड लेकर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो जितना भी अभी मैं केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सब करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप अपना जो स्टडी वो अच्छे से कंटिन्यू रखिए, और हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना हेल्थ और सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए, जितना टाइम मिला आप उतना यूटिलाइज कीजिए स्टडी में, ठीक है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।